कैसे हैं दोस्तों। आशा है आप ठीक होंगे सब लोग। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक लंबा अरसा गुजर गया आपसे मिले हुए। हमें बहुत तकलीफ़ हुई है इन दिनों बिना आपसे मिले, पर एक दौर था जो गुजर गया। आप लोग अब बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे। आपके कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर आप हमें भूल गए, तो हम आपको कभी नहीं भूल सकते, ठीक है ना। और अब परीक्षा तक हम आपके साथ रहेंगे और कंटिन्यूसली वीडियोस भी डालेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें करेंगे हम। दूसरा अभी रात के 2 बजे हैं, ठीक है। और चूँकि काफ़ी लंबे दौर के बाद मैं आया हूँ आपके सामने आज माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 17 लेके। तो क्या बोलूँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या शब्बा खैर, कुछ भी बोलो, इश्यू नहीं है। मेन तो ये है कि हम और भी दिल लगा के पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। आज माइक्रो टेस्ट सीरीज़ 16 पहले हो गई थी, आज 17 नंबर की लेते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही खास टॉपिक है इंटेलिजेंस। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने यूट्यूब पे आपको कम्युनिटी में कुछ सवाल पूछे थे। मेरे ख्याल से 2 सवाल थे जिनके जवाब हमने आपको अभी देने हैं। तो चलिए वो करते हैं। पहला सवाल ये पूछा था कि बालक जिस आयु के सभी प्रश्नों को हल कर लेता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था मानसिक आयु, दूसरा था बेसल आयु, तीसरा था सिलिंग आयु और फोर्थ वन था बुद्धि लब्धि। मेंटल एज, बेसल एज, सिलिंग एज या फिर आईक्यू। तो जिस उम्र के सभी प्रश्नों को हल कर लेता है उसको बोलते हैं बेसल एज। ऑप्शन नंबर 2 सही था उसमें, बेसल आयु। क्या सही जवाब था? बेसल आयु या बेसल एज। क्या होती है ये बताते हैं हम आपको। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मेरे जिन लोगों के पास मेरी बुक है प्रतिभा सुगम च्यवन प्रकाशन वाली, वो तो जवाब दे ही चुके हैं खैर। तो उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, वही आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे बेसल एज क्या होती है, मेंटल एज बेसल एज में क्या फ़र्क है, सेलिंग एज में क्या फ़र्क है, ओके। चलिए, तो वो ये है, एक बुद्धि परीक्षण में प्रत्येक आयु के लिए 6 प्रश्न निर्धारित है। एक बालक 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष के सभी प्रश्नों के आंसर दे देता है। यानी एक ऐसा बुद्धि परीक्षण है जिसमें हर आपको अलग अलग आयु के अनुसार बुद्धि परीक्षण में प्रश्न होते हैं, पता है ना। 5 वर्ष के बालकों के लिए कितने प्रश्न थे? 6। 6 वर्ष के बालकों के लिए कितने प्रश्न थे? 6। 7 वर्ष के बालकों के लिए कितने प्रश्न थे? 6। और 8 वर्ष के बालकों के लिए भी कितने प्रश्न थे? 6। लेकिन वो 5, 6 और 7 साल के तो सभी 7 साल के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों के सही जवाब दे पाया। लेकिन 8 वर्ष के बालकों के लिए जो प्रश्न थे उसमें उसमें से वो केवल आधे प्रश्न यानी 3 प्रश्नों के राइट आंसर दे पाया। तो आपको बताना है कि उसकी बेसल एज क्या है और मेंटल एज क्या है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जिस आयु तक के सभी प्रश्नों के सही जवाब दे दिए वो आयु है 7 वर्ष। वो आयु क्या है? 7 वर्ष। तो उसकी बेसल एज क्या हो जाएगी? बेसल एज हो जाएगी उसकी 7 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 7 ईयर्स। याद रहेगा। अब साहब 8 वर्ष वाले क्या करें? तो ध्यान देंगे, उस वो कितने भी साल का, उसका इश्यू नहीं है, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी क्या है वो सवाल नहीं है। सॉरी। सवाल तो ये है कि वो 8 वर्ष के बालकों के लिए बनाए गए प्रश्नों में से आधे ही अचीव कर पा रहा है, 3 ही दे पा रहा है। इसका मतलब उसकी मेंटल एज जब हम ज्ञात करेंगे तो मेंटल एज में 7 ईयर्स तो आ ही गया, ठीक है ना। लेकिन साथ में ध्यान रखेंगे 7 साल तो आ गई क्योंकि सभी प्रश्नों के आंसर दे दिए। साथ में 8 वर्ष के बालकों के लिए 6 में से 3 प्रश्नों के आंसर दे पा रहा है। इसका मतलब 1 वर्ष नहीं बल्कि आधा वर्ष होगा। तो मेंटल एज उसकी 7.5 वर्ष होगी। कितनी होगी? 7.5 वर्ष। बेसल एज क्या होगी उसकी? 7 वर्ष। और जो लोएस्ट बेसल एज क्या होती है? बेसल एज दरअसल हाईएस्ट लेवल होता है जिसमें वो सभी प्रश्नों का आंसर देता है। मेंटल एज उससे भी हाईएस्ट हो सकती है पर उसमें सभी प्रश्नों के आंसर जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आधा भी हमने निकाल लिया, ये 7.5 वर्ष हो गई। और बेसल एज कितनी थी? सॉरी 7 वर्ष थी। और लोएस्ट लेवल होता है, इसमें एक ऑप्शन दिया है, सीलिंग आयु।
ठीक है ना। सीलिंग एज क्या है, लोएस्ट लेवल है, ठीक है। तो लोएस्ट लेवल सीलिंग एज, हाईएस्ट लेवल बेसल एज। लेकिन सवाल शर्त ये है कि हाईएस्ट लेवल के सभी प्रश्नों के आंसर उसको आने चाहिए, तो वो बेसल एज मानी जाएगी, वरना तो उसे नीचे वाले साल को बेसल एज मान लेंगे, और मेंटल एज में आधा भी काउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ओके। एक सवाल हमने आपसे और पूछा था, और वो ये था कि हाल के दशकों में विश्व भर में बुद्धि परीक्षण के निष्पादन प्राप्तांकों में वृद्धि हुई है। इससे सिद्ध होता है कि बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? चार ऑप्शंस थे। फ्लिन प्रभाव, फ्लिन इफेक्ट, ज़ेगार्निक प्रभाव, ज़ेगार्निक इफेक्ट, हेलो प्रभाव, हेलो इफेक्ट, और वेगन व्हील इफेक्ट। चारों बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, समझिए इनको, परीक्षा में इनके बारे में आ चुका है, ठीक है ना। तो वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फ्लिन इफेक्ट। क्या होता है ये देखिए आप। फ्लिन इफेक्ट क्या है दरअसल? फ्लिन इफेक्ट, एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम है फ्लिन, तो इनके नाम पे ये है फ्लिन इफेक्ट। दरअसल फ्लिन इफेक्ट बताता है कि बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखो एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान देना, कि बुद्धि में वंशक्रम का रोल अधिक होता है या फिर वातावरण का। तो अगर ऐसा कभी प्रश्न आए परीक्षा में, तो आपको आंख बंद करके कर देना है कि बुद्धि में वंशक्रम का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बुद्धि में जेनेटिक्स, हेरिडिटरी चीज़ों का ज़्यादा रोल होता है, बुद्धि में वंशक्रम का रोल अधिक होता है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट तो ये बोलते हैं कि बुद्धि में वातावरण का रोल होता ही नहीं है, बुद्धि तो केवल वंशक्रम से डिसाइड होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसा सुना होगा कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है, बुद्धि अंतर्निहित योग्यता है। सेम वही वाली बात है जो विकास के बारे में आपने पढ़ी है, ग्रोथ डेवलपमेंट में। यानी वंशक्रम का बुद्धि में रोल है या विकास में क्या रोल है, कि वो एक बाउंड्री तय करता है कि साहब वो लिमिट तय करता है, वहाँ तक हम जा सकते हैं। और वातावरण क्या करता है, उस लिमिट के अंदर पोषण, वातावरण, नर्चर, उस लिमिट के अंदर अच्छा फीडबैक देता है, अच्छा उसको बूस्टअप करता है। तो इसका मतलब वातावरण का रोल भी बुद्धि में मानते हैं। दरअसल फ्लिन साहब ने क्या किया था, फ्लिन एक बुक आती है दरअसल, कभी आपने सुना हो तो, बेल कर्व बुक। हालांकि बेल कर्व फ्लिन की नहीं है, पर फ्लिन, जेम्स आर फ्लिन के नाम से एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस बात पे अध्ययन किया कि साहब 20वीं शताब्दी में जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न लोग का मतलब जो जो नए आए हैं, नई जनरेशन पैदा हुई है, उसकी हम पुरानी जनरेशन से तुलना करें तो पता लगता है कि साहब IQ लेवल बढ़ गया है। और ये डिकेड वाइज उन्होंने तुलना करी थी, डिकेड वाइज मतलब दशक से। 1960 के दशक में एवरेज IQ लेवल ये था, 70s में ये था, 80 में ये था, 90 में ये था, और 2000 में ये था। दरअसल उन्होंने अपना जो स्टडी किया उसमें उन्होंने 3 कंट्रीज़ के लोगों को शामिल किया, ब्रिटेन, नीदरलैंड और नॉर्वे। और इस अध्ययन का रिजल्ट उन्होंने निकाला कि 60 के दशक में फॉर एग्जांपल 70 IQ टेस्ट में स्कोर आता था सबका 70 के आसपास, एवरेज स्कोर, ठीक है ना, किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो एवरेज ये बढ़ता बढ़ता हुआ कंपेरेटिवली बढ़ता गया, और ये 100 तक पहुंच गया, 100 तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो वक्त के साथ दशकों में जो IQ टेस्ट में परफॉर्मेंस के स्कोर्स बढ़े हैं, वो केवल इन्वायरमेंट के कारण से बढ़े हैं, केवल वातावरण के कारण से बढ़े हैं। क्योंकि अगर केवल वंशक्रम का ही रोल होता तो फिर जैसे पहले थे वैसे ही आज होते हम, ठीक है ना। तो ये बदलाव जो है इसको बोलते हैं फ्लिन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लिन इफेक्ट। ओके, चलिए साहब, दूसरा है दूसरा एक उसमें ऑप्शन था जेगार्निक प्रभाव। जेगार्निक प्रभाव क्या था दरअसल, एक बहुत बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी बात है। कूट लेविन साहब की एक शिष्या हुई थी, रशियन साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम था ब्लूमा जेगार्निक। क्या नाम था? ब्लूमा जेगार्निक। ब्लूमा जेगार्निक ने ब्लूमा जेगार्निक ओके, ब्लूमा जेगार्निक ने 1920s में मेमोरी पे स्टडी करी थी। किस पे करी थी? मेमोरी पे, स्मृति पे, यादाश्त पे, चीज़ों को याद कैसे रख पाते हैं, कितना रख पाते हैं इसमें। जैसे एबिंगहास की बात करी थी ना कभी हमने, ओके। तो ब्लूमा जेगार्निक मेमोरी पे स्टडी कर रही थी, रशियन साइकोलॉजिस्ट थी 1920s में। और इनकी जो स्टडी की शुरुआत हुई वो एक इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग सी बात से हुई। वो क्या था कि एक बार इन्होंने देखा एक रेस्टोरेंट में, जब ये वहाँ पे कुछ गई, कुछ खाना वाना खाने गई, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक वेटर था और बहुत से कस्टमर बैठे हुए थे। तो होता है ना जनरली, वेटर आधे लोगों को तो ऑर्डर पूरा कर चुका था, पे ऑफ भी हो चुका था उनका, और आधे लोगों के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग थे। पेंडिंग मतलब बीच में कुछ चीज़ें ला के दे दी, बाकी दो चीज़ें और लेके आओ, वो बाकी थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वेटर ने जो पेंडिंग ऑर्डर थे, जो अधूरे काम थे, वो उसको ज़्यादा याद रहे, और जो पूरे हो गए थे वो उसको कम याद रहे। इस बात की उन्होंने आगे स्टडी करी और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या था कि अधूरे या बीच में रोक दिए गए काम ज़्यादा याद रहते हैं कंपेरेटिवली उन कामों के जो पूरे हो चुके हैं। इसी साइकोलॉजिकल फेनोमेना को ज़ेगार्निक प्रभाव नाम दिया जाता है। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। कभी आप सीरियल देखते हो टीवी पे, जब हम सीरियल देखते हैं तो फिर एक एक एपिसोड आ जाता है ना, फिर उसके बाद वो बीच में घटना रुक जाती है, ठीक है ना, शेष अगले एपिसोड में। तो आप, हमें हर एक चीज़ याद रहती है उसकी, है ना। किसी ने देखा हो जोधा अकबर और ये सब आजकल जो भी देख रहे हैं आप, ओके। तो ये क्या है, ज़ेगार्निक प्रभाव। स्कूल में भी देख सकते हैं हम स्कूल में अगर एक सिटिंग में बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाएंगे, लर्न करवाएंगे, याद करवाएंगे, तो वो उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे जितना उनको ब्रेक दे दे के हम करवाएंगे, यानी बीच में अधूरे छोड़ के कुछ दूसरे। इसीलिए तो स्कूल में कालांश हो रहे हैं, पीरियड्स हो रहे हैं, बीच में खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो बच्चों को ज़्यादा याद रहते हैं। तो याद रखना, जैगार्निक प्रभाव कहता है कि अधूरे काम छोड़ो, फिर उनको वापस उन पे लौट के आओ, तो ज़्यादा याद रहेंगे, क्योंकि रीज़न है उसका, उसमें एक्साइटमेंट बना रहता है, ठीक है। और इसे जैगार्निक प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन क्लियर हुए। तीसरा ऑप्शन उसमें था हेलो इफेक्ट। बहुत शानदार चीज़ है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? दरअसल हम आपको बता दें, हेलो इफेक्ट देने वाले थे आपके थॉर्नडाइक साहब। हेलो इफेक्ट किसने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। हेलो इफेक्ट पे प्रश्न आ चुका है। किसने दिया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। क्या है हेलो इफेक्ट? सुन लें आप केवल। हेलो इफेक्ट दरअसल, हम किसी को जब देखते हैं ना, वो चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, जब पहली बार हम किसी को देखते हैं तो उसकी अपीयरेंस हमारे सामने आती है, वो दिखता कैसा है। उस अपीयरेंस के आधार पे ही हम क्या हो जाते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं। अपीयरेंस के आधार पर हम उसको देखते ही हम उसके बारे में क्या कर देते हैं, फैसला कर देते हैं कि साहब ये तो ऐसा है, हम जज कर लेते हैं उसको। कई बार हम बाइस भी हो जाते हैं इसमें। ये है हेलो इफेक्ट। जैसे बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं आप। कोई आपको खूबसूरत टाल सा सुंदर सा इंसान दिखा, तो उसको देखते ही आप आइडिया लगाएंगे ये इसमें लीडरशिप के गुण होंगे, ये बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो हमने ये दरअसल विदाउट नोइंग हिम, उसको जाने बिना ही हमने ये अज्यूम कर लिया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि हो सकता है वो इंटेलिजेंट नहीं हो। बहुत केयरिंग है, हो सकता है वो नहीं हो। साइकोलॉजिकल स्टडी कहते हैं कि जो गुड लुकिंग होते हैं, अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं, उनकी तुलना में जो गुड लुकिंग नहीं है वो ज़्यादा उदार होते हैं, ज़्यादा दयालु होते हैं, ज़्यादा काइंड होते हैं, ज़्यादा केयरिंग होते हैं। तो हो गया ना उल्टा। जब भी हमने तो सोचा वो थे। कभी आपने सोचा ना, बुक 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 लेते हैं ना, जब मार्केट में बुक खरीदने जाते हैं, तो कवर पेज को देख के ही हम जजमेंट देते हैं ये बुक अच्छी है, जबकि वास्तव में हमने उसको जाना ही नहीं है, उसको पढ़ा ही नहीं है। तो बिना किसी चीज़ को जाने, किसी व्यक्ति को जाने, बिना उसको पढ़े, केवल उसको देखते ही उसकी अपीयरेंस के आधार पे हम कोई निर्णय ले लेते हैं, कोई जजमेंट दे देते हैं, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। और हेलो इफेक्ट देने वाले कौन है? थॉर्नडाइक है। स्कूल में इसका बहुत बड़ा रोल है, इंटरव्यूज़ में बहुत बड़ा रोल है। अभी यार इसके इंटरव्यू चल रहे थे, ठीक है। तो स्कूल में क्या होता है, कई बार जैसे जैसे जज करते हैं ना बच्चों को ग्रेड देते हैं, मार्क्स देते हैं, तो देख के ओके क्या क्या कैसे कपड़े पहने, कैसा दिख रहा है, कैसी उसकी लुकिंग है, स्माइल कर रहा है, ठीक है ना, तो उस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स देते हैं। ये हेलो इफेक्ट है। तो हो सकता है वो बच्चा कम इंटेलिजेंट हो उनसे, जो दिखने में ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है। तो ये हेलो इफेक्ट याद रहेगा आपको, ओके। एक वैगन व्हील इफेक्ट। वैगन व्हील इफेक्ट भी बहुत बहुत शानदार है। दरअसल वैगन व्हील इफेक्ट कभी आपने मूवी फिल्में देखी हैं तो आपको जरूर याद आया होगा। मूवी में कार भाग रही है, तो आप ध्यान से देखिए, उस भागती हुई कार के दोनों पहियों को देखिए आप, ठीक है ना। वो जो दोनों पहिए हैं वो रोल हो रहे हैं, स्पीडली फास्ट हो रहे हैं रोल। आप उनको ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा रिवर्स या बैकवर्ड स्पिन। आपको वो उल्टे घूमते हुए दिखेंगे। हालांकि जो उल्टे घूमते हुए दिख रहे हैं वो स्लो मोशन में दिखेंगे, स्लो स्पीड में दिखेंगे। तो भाग तो रहे हैं ये, घूम तो रहे हैं यूँ,
क्लॉकवाइज, और हमको क्या दिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे। ऐसा दिखता है ना, बोलो, देखा है आपने कभी? मध्यम से लाइट में फैन चल रहा है, सीलिंग फैन या कोई दूसरा फैन, तो आप उसको देखिए ध्यान से, आपको सेम ऐसा ही दिखेगा, वो रिवर्स स्पिन दिखेगा, वो उल्टी दिशा में घूमते हुए दिखेंगे, हालांकि वो स्लो दिखेंगे। पता है ये क्या है? ये एक तरीके से हमारे ब्रेन का परसेप्शन है चीज़ों का। इस वर्ल्ड को परसीव करने में हमारा ब्रेन कई बार धोखा खाता है। इसके लिए एक टर्म कभी आपने सुना हो तो उसको उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, ये दृष्टि भ्रम है। आप याद करें, हमने आपको एक चीज़ बताई थी हमारे पीछे के वीडियोज़ में, क्या था, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में था ना 5 फेनोमेना। 5 फेनोमेना याद करें जो वर्दीमर ने दिया था कि साहब जलती और बुझती लाइटों को देखें, क्योंकि वो है ना 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, FPS, एक सेकंड में 24 फ्रेम देख सकते हैं, एक एक। अच्छा, जितनी फिल्में बनती हैं, जितने जितनी शूटिंग होती है, फोटोग्राफी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो उसमें क्या होता है, वही स्टिल स्टिल इमेज जो है ना, वो अगर तेज़ी से हमारी आंखों के सामने से गुजारे जाए तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो वीडियो बन जाता है, फिल्म बन जाती है, मूवी बन जाती है ना? तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ हाँ। तो वो जो 5 फेनोमेना था, सेम वही वाली बात है। एक दृष्टि भ्रम है जिसमें हमें विपरीत चलता हुआ दिखता है। और ऐसा क्यों होता है पता है? हमारे ब्रेन की दरअसल ये न्यूरो साइंटिस्ट जो होते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट का इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। वो क्या करते हैं, वो मतलब हमारे दिमाग की प्रोसीजर की बहुत बारीकी से जांच करते हैं। तो हमारा दिमाग चीज़ों को देखता है, लेकिन वहाँ हमारा दिमाग भी भ्रम में आ जाता है। और वो जो जो चूँकि 24 से वो घूम रहा है ना, तो वो फ्रेम्स ज़्यादा कम हो गए, तो वो बीच में जो गैप्स हैं ना, उसको दिमाग फिल कर देता है। और इसका असर ये होता है कि हमें उल्टा घूमता हुआ पहिया दिखता है। इस उल्टे घूमते हुए पहिए को बोलते हैं वैगन व्हील इफेक्ट। क्या बोलते हैं? वैगन व्हील इफेक्ट। ओके, तो ये बातें थी। अब हम शुरू करते हैं आज की माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 17। चलिए शुरू करते हैं। ओके साहब, सबसे पहला, बहुत से कमेंट्स थे मेरे, कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था ये कि साहब बुद्धि के प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज कौन से होता है? तो मैंने पहला प्रश्न आपका वही लिया है। चलिए साहब पढ़िए, पहला प्रश्न क्या है? ओके, कौन सा सिद्धांत बुद्धि के प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों में शामिल है? प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों, प्रोसेस ओरिएंटेड थियरीज में शामिल है। चार ऑप्शन देखिए। पहला है केटल व हॉर्न का सिद्धांत, दूसरा है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, तीसरा है केरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, और फोर्थ वन है स्टर्नबर्ग का ट्राई आर्किक मॉडल। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, बुद्धि के सिद्धांतों को हम मेनली दो श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में बांटते हैं? दो श्रेणियों में। पहली श्रेणी जो है उसको बोलते हैं कारक विश्लेषण। क्या बोलते हैं उसको? कारक विश्लेषण, या फिर कभी आपने सुना हो तो इंग्लिश में बोलते हैं ना फैक्टर एनालिसिस। कारक विश्लेषण श्रेणी या कारक विश्लेषण को इंग्लिश में बोल सकते हैं फैक्टर एनालिसिस। दरअसल फैक्टर एनालिसिस एक मेथड है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो साइकोलॉजी में बहुत यूज़ की जाती है। क्या होती है कारक विश्लेषण तकनीक? समझें आप। कारक विश्लेषण तकनीक का मतलब ये है कि जब बहुत से वेरिएबल्स हों, बहुत से तत्व हों, बहुत सी चीज़ें हों, तो वो सब बिखर से जाता है। उनको हम कुछ कुछ कम तत्वों में, ठीक है ना, ज़्यादा डेटाज होते हैं, उन ज़्यादा डेटाज को हम कम डेटाज में एक जगह एग्जाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। जैसे ध्यान रखना, बुद्धि के फैक्टर एनालिसिस, बुद्धि में मतलब फैक्टर साइकोलॉजी में फैक्टर एनालिसिस लाने वाले पहले इंसान थे चार्ल्स स्पीयरमैन। कौन थे? स्पीयरमैन। 1904 में इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी ना, उसमें पहली बार इन्होंने फैक्टर एनालिसिस तकनीक का यूज़ किया था। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। और स्पीयरमैन ने बुद्धि के बहुत से तत्व हैं बुद्धि में, तो उन तत्वों को केवल दो तत्वों में बांट दिया, एक तो जी और दूसरा एस। एक तो जी और दूसरा एस, यानी जी के इर्द गिर्द जो भी इससे इंटरलेटेड चीज़ें हैं वो सारी जी में आ जाएंगी, ठीक है। एस से संबंधित एस में आ गई। तो केवल दो 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 बिंदुओं में बांट दिया, दो पिंडों में बांट दिया, दो तत्वों में बांट दिया, दो कारकों में बांट दिया। ये फैक्टर एनालिसिस होता है। आप याद करें, पर्सनैलिटी में फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग करने वाले थे रेमंड कैटल, ठीक है ना। पता है ना, अल्पोर्ट ने 17,953 सील गुण बताए थे, और केटल ने कम करते करते 16 सील गुणों को में उनको सबको बांध दिया था, ठीक है। समानार्थी चीज़ों को एक साथ ले लिया था, इंटरलेटेड चीज़ों को एक साथ ले लिया था। तो वो होता है फैक्टर एनालिसिस। तो याद रखेंगे, बुद्धि के सिद्धांतों का
पहली जो कैटेगरी है वो है फैक्टर एनालिसिस। और फैक्टर एनालिसिस में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, तो जितने हम ये सिद्धांत पढ़ते हैं ना, एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, ट्राइआर्किक नहीं, त्रितत्व सिद्धांत, माफ करें, ट्राइआर्किक नहीं, ट्राइफैक्टर और टू फैक्टर दोनों स्पीयरमैन के हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्स्टन के ने 7 PMAs बताई थी, तो 7 तत्व बता दिए उन्होंने, 7 में बांट दी पूरी बुद्धि की इकाइयों को। इसके अलावा गिलफोर्ड के तत्व हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी तत्व हैं, थॉर्नडाइक हैं, एक हमने इसमें एग्जाम्पल लिया, अभी आपको बताऊंगा मैं, केरोल साहब का त्रिस्तरीय मॉडल, ये सारे के सारे मॉडल फैक्टर एनालिसिस मॉडल कहलाते हैं, जिनको कारक विश्लेषण सिद्धांत कहते हैं। याद रखना, कारक विश्लेषण पद्धति इस मनोविज्ञान में लाने वाले कौन थे, चार्ल्स स्पीयरमैन थे। ओके, दूसरी बात, दूसरा जो वर्ग है बुद्धि के सिद्धांतों का, या दूसरी कैटेगरी है, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस ओरिएंटेड थियरीज। कभी आपने सुना हो ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो वो सही बात है। इनको हम बोलते हैं प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। क्या बोलेंगे, प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, या प्रोसेस ओरिएंटेड थियरीज, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज। ये क्या होती हैं, या फिर इनका एक नाम और भी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इनको बोल सकते हैं, कोग्निशन मॉडल्स बोल सकते हैं, कोग्निशन थ्योरीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोग्निशन, बुद्धि के कोग्निशन मॉडल्स, या बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत, या बुद्धि के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, या बुद्धि के प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, या बुद्धि के प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल्स कौन कौन से हैं, कौन से होते हैं, तो ध्यान दें कि वो तमाम सिद्धांत जिनमें ये कहा जाता है कि किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम निर्णय लेते हैं, किस तरह से हम तर्क करते हैं। यानी जब हम बुद्धि को जो हमारे सामने जो भी सूचनाएं हैं, ठीक है ना, उन सूचनाओं से कोई निष्कर्ष निकालेंगे, उसके लिए हम अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का यूज करते हैं, एक ही जगह दिमाग में उनका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। और जिसमें हम अलग अलग फैक्टर्स की बात कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे फैक्टर एनालिसिस कैटेगरी के सिद्धांत। बुद्धि के प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों के प्रमुख एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, प्रमुख एग्जाम्पल हैं पियाजे हर जगह एग्जाम्पल के रूप में आते हैं सब। तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांतों में माना जाता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो बहुत प्रसिद्ध हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत बुद्धि के, आपने कभी पढ़ा ना, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का प्रतिनिधि मॉडल है। हमारे ऑफलाइन के बच्चे इन शब्दों को खूब वाकिफ होंगे। तो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत बुद्धि के प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों में आता है। इसी तरह से पास मॉडल, ठीक है, प्लानिंग, अटेंशन, सक्सेसिव, साइमल्टेनियस, जैगनागलिरी, किरवी, ठीक है। तो पास मॉडल भी बुद्धि का सूचना प्रक्रिया है, स्टर्नबर्ग भी सूचना प्रक्रिया है, पियाजे भी सूचना प्रक्रिया है। एक जेनसन का मॉडल है, 2 स्तर बताए थे जेनसन ने, हमने अपनी बुक में भी दिया है, बताऊंगा मैं आगे से, बहुत से मॉडल्स लेंगे ना, अपने टेस्ट लेंगे, उसमें कराएंगे आपको जेनसन। एक अगर आप इसमें शामिल करना चाहें तो ब्रूनर। तो ऐसे जो सिद्धांत हैं, इनको हम बुद्धि के प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत कह सकते हैं, इनको हम बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत कह सकते हैं, इनको हम बुद्धि के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी सूचना प्रक्रिया सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब इस सवाल पे आइए आप, क्या सवाल था, कौन सा सिद्धांत बुद्धि के प्रक्रिया प्रधान प्रोसेस ओरिएंटेड यानी कारक वाले नहीं सिद्धांतों में शामिल है। तो केटल व हॉर्न का ध्यान देंगे, केटल व हॉर्न का सिद्धांत भी कारक विश्लेषण में शामिल है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत भी फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण में शामिल है। कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल भी फैक्टर एनालिसिस का एक एग्जाम्पल है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ट्राई आर्किक मॉडल, हिंदी में कई बार आप पढ़ते हैं त्रिचापीय सिद्धांत, 3 चाप बताऊंगा मैं आपको इसके। तो स्टर्नबर्ग के का त्रिचापीय सिद्धांत बुद्धि का प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल है, बुद्धि का प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है, या कभी ऐसा परीक्षा में आ चुका कई बार, बुद्धि का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का रिप्रेजेंटेटिव मॉडल सिद्धांत है। तो वो किसका है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक या त्रिचापीय मॉडल। ओके, एक और बात जो आपको यहाँ पे बतानी है, केरोल के बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ केरोल का त्रिस्तरीय मॉडल आखिर क्या है। तो देखिए शॉर्ट में, जॉन बी कैरोल नाम के एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हुए थे, ठीक है। उन्होंने 1993 में एक सिद्धांत दिया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्री स्ट्रेटम, शब्द है स्ट्रेटम मॉडल, स्ट्रेटम, क्या बोलेंगे, थ्री स्ट्रेटम मॉडल, या त्रिस्तरीय सिद्धांत, या कई बार 3 लेयर मॉडल,
भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने दरअसल क्या किया, इन्होंने एक काम किया था, इन्होंने 1935 से लेके 80 तक, यानी 1935 से लेके 1980 तक जितने भी लोगों ने बुद्धि के मॉडल दिए थे, उन सब के डाटा को एकत्रित किया था, कलेक्ट किया था, और उस कलेक्शन को के उन्होंने 450 सेट बनाए थे। कितने सेट बनाए थे? जैसे अभी आप नोट्स के सेट बनाते हो ना, तो 450 सेट बनाए थे। पता नहीं कितने डाटा थे, कितने आंकड़े थे, कितने लोगों की बातें थी, ठीक है ना। ये सारे आ जाएंगे उसमें, जितने भी केटल से लेके आपके गिलफोर्ड से लेके सब आ जाएंगे इसमें, थस्टन वस्टन सारे। तो इन सब के जो डाटाज थे, मेन आंकड़े थे, मेन बातें थी, सूचनाएं थी, इन्फॉर्मेशन थी, मॉडल्स थे, उनको इकट्ठा किया, 450 सेट बनाए इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने एक मॉडल दिया अपना, जो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिस्तरीय मॉडल कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थ्री स्ट्रेटम मॉडल। और ये देने वाले थे जॉन बी कैरोल। कौन थे? जॉन बी कैरोल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो तीन मॉडल बताए, तीन मॉडल इस तरह से इन्होंने तीन मॉडल बताए। देखिए वही फैक्टर वाली बात है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो तीन फैक्टर हो गए ना, तीन बुद्धि के सभी तत्वों को तीन तीन तत्वों में बांट दिया, तीन फैक्टर्स में बांट दिया। पहला जो मॉडल है उसको, ऊपर जो है ना पहला, उसको उन्होंने बोला, जिसमें उन्होंने स्पीयरमैन के जी तत्वों को रखा। जैसे आपको याद रहा ना वो बर्ट वर्नन का मॉडल, लगभग ऐसा ही है। जी तत्व रखे उन्होंने स्पीयरमैन के, ठीक है। एक जी, केवल एक सिंगल जी तत्व। इसको उन्होंने नाम दिया था जनरल लेवल या जनरल स्ट्रेटम। क्या बोला इसको? जनरल स्ट्रेटम बोला। जनरल स्ट्रेटम, जनरल स्ट्रेटम, हिंदी में बोल सकते हैं सामान्य, क्या बोलेंगे? सामान्य स्तर। यस, जनरल स्ट्रेटम को बोलेंगे सामान्य स्तर, ठीक है। उसमें एक तत्व जी रखा स्पेरमिन का। बीच वाला जो लेवल था, इसको उन्होंने नाम दिया ब्रॉड स्ट्रेटम। क्या नाम दिया? ब्रॉड। जनरल, ब्रॉड और नैरो, तीन नाम दिए, या जनरल, ब्रॉड और स्पेसिफिक भी नाम दे सकते हैं। बीच वाला जो ब्रॉड था, उस ब्रॉड में, जिसको विस्तृत स्तर बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे? विस्तृत स्तर। उसमें इन्होंने 8 प्रकार की क्षमताएं रखी। कितनी रखी? 8। इसमें केटल व हॉर्न, थस्टन आदि की चीज़ों को रखा, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, इन सबको रखा। तो 8 क्षमताओं को बीच वाले में रखा। इस बिंदु में 8 को शामिल कर लिया, इस लेयर में 8 को शामिल कर लिया। और लास्ट वाली जो लेयर थी, उसमें तमाम संज्ञानात्मक, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, कार्यात्मक, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वाली क्षमताएं रखी। और इन्होंने इनकी संख्या बताई है 70। इतना डीपली आपको नहीं पूछेंगे, पर कौन जाने पूछ भी ले कभी। तो 70 तो रखी एकदम लास्ट वाले में, 8 एबिलिटीज़ रखी बीच वाले में, और एक सिंगल जी फैक्टर एबिलिटी रखी ऊपर वाले में। ऊपर वाले का नाम था सामान्य स्तर, बीच वाले का नाम था विस्तृत स्तर, विस्तृत स्तर, और नीचे वाले का नाम था विशेष स्तर, या फिर संकीर्ण स्तर भी कह सकते हैं। संकीर्ण स्तर, विशिष्ट स्तर भी कह सकते हैं, संकीर्ण स्तर भी कह सकते हैं। इंग्लिश में ऊपर वाला था जनरल स्ट्रेटम, बीच वाला था ब्रॉड स्ट्रेटम, और नीचे वाला स्पेसिफिक या नैरो स्ट्रेटम। याद रखना, नीचे वाले में 70 एबिलिटीज़, बीच वाले में 8 एबिलिटीज़, और पहले वाले में 1 एबिलिटी। तो इस तरह से 3 लेयर बताई, ठीक है ना। ये 3 लेयर वाला जो मॉडल है, वो कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल या थ्री स्ट्रेटम मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 3 लेयर हैं। ओके, तो कैरोल मेरे ख्याल से नहीं भूलेंगे आप, एक बार वापस इसको सुन के लिख लेना। ओके, तो पहला प्रश्न था प्रक्रिया प्रधान। तो प्रक्रिया प्रधान का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टर्नबर्ग, क्योंकि बाकी सभी तो क्या हैं? फैक्टर एनालिसिस से संबंधित हैं। ओके, सवाल नंबर 2। ओके, दूसरा सवाल, केटल व हॉर्न के, देखो ये टर्म्स आते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, इसलिए मैं लेता हूँ उनको। हालांकि मैं बाइलिंगुअल नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें होता ही नहीं, मोबाइल में बहुत मुश्किल होता है। फिर भी जहाँ ज़रूरी है मैं इंग्लिश की चीज़ें आपको देता हूँ, बहुत काम की रहेंगी। केटल व हॉर्न के GC-GF मॉडल में सोचने, तर्क करने व समस्या समाधान करने की वंशानुगत या जन्मजात क्षमता को क्या कहते हैं? फ्लूइड बुद्धि, या क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, या सामान्य बुद्धि, या दीर्घकालीन स्मृति? तो बोले इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दें, मैं आपको एक बात बता दूं। रेमंड केटल व जॉन हॉर्न नाम के दो लोग हुए। केटल 1971 और जॉन हॉर्न 1985। इन्होंने एक मॉडल दिया है, दरअसल बहुत बढ़िया सा मॉडल दिया है। क्या मॉडल, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बुद्धि को 2 भागों में बांटा, ठीक है। एक तो तरल बुद्धि, कौन सी बुद्धि? तरल बुद्धि। और दूसरी ठोस बुद्धि। इंग्लिश में
ध्यान रखेंगे, तरल बुद्धि को बोलेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस। कौन सी? फ्लूइड इंटेलिजेंस। और ठोस बुद्धि को बोलेंगे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फ्लूइड बुद्धि क्या होती है और क्रिस्टल बुद्धि क्या होती है? तो ध्यान देना, फ्लूइड है जन्मजात। इसका मतलब वो तमाम क्षमताएं जो हम में जन्मजात मौजूद हैं। जन्मजात जो क्षमताएं मौजूद होती हैं उनका संबंध होता है वंशक्रम से। इसलिए याद रखना, तरल बुद्धि का संबंध है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, वंशक्रम से। और ठोस बुद्धि का संबंध है वातावरण से। अब आखिर होता क्या है वंशक्रम वाली चीज़ों में? तो वंशक्रम से का मतलब होता है कि जैसे मेमोरी है, ठीक है ना, जैसे चीज़ों को समझना है, परसेप्शन है, जैसे समस्या समाधान करना है, ठीक है, जैसे तर्क करना है, जैसे निर्णय लेना है। तो ये सारी चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, निर्णय, समस्या समाधान, ये जितनी भी क्षमताएं हैं वो हम सब में अलग अलग होती हैं। और ये हमें हमारे हमारी हेरिडिटी से मिली है, वंशक्रम से मिली है। इन्हीं को क्रिस्टल ने बोला, सॉरी माफ करें, अपने केटल ने बोला फ्लूइड इंटेलिजेंस, तरल बुद्धि, ठीक है। और ठोस बुद्धि वो है जिनको बाद में हम अर्जित करते हैं वातावरण से। तो बाद में कौन चीज़ों को अर्जित करेंगे? जैसे स्पेसिफिक कोई स्किल हो गया, ठीक है, कोई कोई नॉलेज हो गया, कोई सूचना हो गई। जैसे गाड़ी चलाना जन्मजात नहीं होता, हम बाद में सीखा है, तो ठोस हो गया, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हो गया। टाइपिंग करना, लिखना, ये सब हमने बाद में सीखे ना। तो ये सारे क्या हो गए? डांस करना, ये सब स्किल जो भी हमने सीखे। सूचनाएं, जीके पढ़ रहे हैं आप, अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है जिनका संबंध वातावरण से है। लेकिन किस तरह से कितना हमको याद रहता है, किस तरह से हम चीज़ों को प्रत्यक्षीकृत करते हैं, किस तरह से हम समस्याओं का समाधान करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, ये सारे के सारे किससे संबंधित होते हैं? ये होते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस से संबंधित, जिनका संबंध होता है वंशक्रम से। एक और भी सुना होगा आपने, केटल कहते हैं कि साहब वंशक्रम वाली जो चीज़ें हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस है, इसका विकास अडोलसेंस तक होता है, किशोरावस्था तक होता है। लेकिन ठोस बुद्धि का जीवन भर विकास होता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस वयस्कावस्था से, अडल्टहुड से कम होनी शुरू हो जाती है, किशोरावस्था तक बढ़ती है। क्योंकि ये अब आपको पता है ना, मेमोरी वगैरह अब हमारी कम होनी शुरू हो जाएंगी। मेरी तो वैसे कम हो गई, आपकी भी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या है? ओके। अब एक और बहुत खास बात वो ये है कि चूंकि तरल बुद्धि का संबंध समस्याओं के समाधान से होता है, इसमें इसलिए तरल बुद्धि में ध्यान रखना, तरल बुद्धि में वर्किंग मेमोरी काम करती है। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको मैं, तरल बुद्धि में वर्किंग मेमोरी काम करती है, एलटीएम काम करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी काम कर माफ़ करें, एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी काम करती है, वर्किंग मेमोरी काम करती है, कार्यकारी स्मृति काम करती है। और ठोस बुद्धि जिसका वातावरण से संबंधित है, जो जीवन भर चलती है, सूचनाएं, स्किल्स और कुछ सीखने से संबंधित है, ठोस बुद्धि का संबंध दीर्घकालीन स्मृति से है। किससे है? दीर्घकालीन से है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से, एलटीएम से है। ये एक एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई। अब चलिए इस सवाल पे। सवाल क्या था? सवाल था केटल व हॉर्न के, देखो जीसीजीएफ मॉडल याद रखना, इन्होंने जीसी, सी का मतलब क्रिस्टल और एफ का मतलब फ्लूइड, ठीक है ना। एफ का मतलब क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड तरल है, जन्मजात है। और क्रिस्टल ठोस बुद्धि है, अर्जित है, ठीक है ना। पर ये दोनों जनरल फैक्टर से आए हैं। किससे आए हैं? जनरल फैक्टर से। इसलिए एक का नाम हो गया जी एफ जनरल फ्लूइड, एक का नाम हो गया जी सी जनरल क्रिस्टलाइज्ड। तो ध्यान देंगे, हमने आपको अभी बताया, सोचने, तर्क करने और समस्या समाधान वाली कौन सी है बोलिए? वंशानुगत होती है, इसमें दे ही दिया हमने, ठीक है। तो तर्क, समस्या समाधान, सोचने, परसेप्शन, निर्णय लेने वाली बुद्धि बोलिए फ्लूइड या क्रिस्टल? जवाब आएगा फ्लूइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लूइड बुद्धि, या फिर हिंदी में आए परीक्षा में तो तरल बुद्धि, ठीक है। क्रिस्टलाइज बुद्धि दूसरी है जो अर्जित है, और इसका संबंध दीर्घकालीन स्मृति से होता है। फ्लूइड का संबंध किससे होता है? अल्पकालीन स्मृति से होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से होता है, वर्किंग मेमोरी से होता है। ओके, चलिए सवाल नंबर 3। ओके, तीसरा भी बहुत अच्छा सवाल है। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरार्किकल मॉडल, हायरार्किक मॉडल, हायरार्किक मॉडल, जो भी बोले आप इंग्लिश में। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में पिरामिड के शीर्ष पर कौन से कारकों को रखा गया है? तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सुन लें ध्यान से। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत या हायरार्किक मॉडल को देने वाले कौन हैं? बोलेंगे बर्ट तथा वर्नन, फिलिप बर्ट। बर्ट, वर्नन, हेम्फ्रीज कई नाम आते हैं इसमें, तो बर्ट तथा वर्नन के नाम से प्रसिद्ध है। और बर्ट तथा वर्नन ने किरोल के समान ही एक मॉडल दिया है। इन्होंने जो मॉडल दिया है उसमें उन्होंने एक पिरामिड की शक्ल दी है उसको। किसकी शक्ल दी है? पिरामिड की। पिरामिड जानते हैं ना, इस तरह से एक पिरामिड की शक्ल दी है साहब। और इस पिरामिड की शक्ल में इन्होंने भी कुछ परतें बताई हैं साहब। इनका भी फैक्टर एनालिसिस से संबंधित है। सबसे ऊपर उन्होंने रखा है स्पेयरमैन के जी तत्वों को। किसको रखा है? स्पेयरमैन के
जी तत्वों को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेजर ग्रुप बनाया, मेजर ग्रुप बनाया। इस मेजर ग्रुप में उन्होंने रखा, दो मेजर ग्रुप बनाए इन्होंने। इस मेजर ग्रुप में इन्होंने रखा आपके थर्स्टन साहब की पीएमएज को। किसको रखा? थर्स्टन की पीएमएज को। उसके बाद एक माइनर ग्रुप बनाया, इस मेजर ग्रुप के वापस भाग कर दिए, ठीक है ना। इस माइनर ग्रुप में उन्होंने जितने लोग जो थे ना फैक्टर एनालिसिस वाले, सबके तत्वों को रखा। जिसमें कौन कौन हो सकते हैं? जिसमें गिलफोर्ड साहब हैं। कौन है? गिलफोर्ड साहब। जिसमें थोंडाइक हैं। कौन है? थोंडाइक साहब। जिसमें गार्डनर हैं। यानी जितने लोग हैं इसमें फैक्टर एनालिसिस में, सबके तत्वों को, केटल व हॉर्न है, ठीक है, इनके सबके तत्वों को इस लेवल पे रखा, जिसको इन्होंने नाम दिया क्या? माइनर ग्रुप। क्या नाम दिया? माइनर ग्रुप, विस्तृत समूह, ठीक है। ऊपर वाला था मेजर ग्रुप, दूसरा स्टेप जो था ऊपर से मेजर ग्रुप, वो था आपका क्या? मेजर ग्रुप को क्या बोल देंगे? प्रमुख समूह, ठीक है। ऊपरी ऊपर जी फैक्टर। और लास्ट वाला जो था, इसमें बहुत से फैक्टर कर दिए, और इसमें उन्होंने रखे थे स्पीयरमैन के स्पेसिफिक फैक्टर, एस तत्व। क्या रखे? एस तत्व। तो इस तरीके से मॉडल हो गया ना। इसके 3 लेयर भी बताते हैं कुछ लोग, 4 लेयर भी बताते हैं, पर आपको ध्यान देना है सबसे ऊपर है जी तत्व, और बीच में इनको अगर हम एक करें, ठीक है ना, अगर हम इनको 3 करें तो एक करेंगे, नहीं तो 4 हो जाएंगे। एक करें तो बीच में कौन होंगे? थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड आदि सभी के तत्वों को इन्होंने रखा। तो खुद के तत्व नहीं रखे, दूसरों के तत्वों को रखा, और ये एक क्रम में रखा। किस में रखा? नीचे स्पीयरमैन के एस, ऊपर स्पीयरमैन के जी, बीच में सबके मिक्स। तो ये जो क्रम है, ये क्रम है पदानुक्रम, यही पदानुक्रमिक है। तो अब आप देखिए, ऊपर ऊपर जी है ना, तो सवाल क्या पूछा था उन्होंने कि कितने नंबर का था? 3 नंबर का, ओके। बुद्धि के पदानुक्रमिक, कौन सा? बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में हायरार्किकल मॉडल में पिरामिड के शीर्ष पर किस कारकों को रखा? तो स्पीयरमैन के जी कारक इसका आंसर हो जाएगा। शीर्ष पर किसको रखा? स्पीयरमैन के जी कारक को रखा। मध्य में थर्स्टन, बाकी आ गए ना, मध्य में थर्स्टन के वी एड के एम, गिलफोर्ड के कारक, स्पीयरमैन के एस कारक, ये लास्ट में रखा। तो जैसा क्रम था वो सही हमने दिया है। सबसे ऊपर ये है, बीच में ये दोनों हैं, ठीक है, और लास्ट में स्पीयरमैन के एस तत्व हैं। ओके। अब यहाँ पे देखो थर्स्टन के, इस पर प्रश्न आ चुका है परीक्षा में अलग से, वी एड और के एम, और कुछ नहीं है। वी एड में वी से बनता है वर्बल, एड से बनता है एजुकेटिव, वर्बल एंड एजुकेटिव। के एम में के से बनता है काइनेस्थेटिक, जो लोग मेरी हार्वर्ड गार्डनर पढ़ चुके हैं मुझसे जानते होंगे। के से काइनेस्थेटिक, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, और एम से मैकेनिकल, ठीक है ना। तो इन्होंने थर्स्टन के तत्वों के 2 ग्रुप बना दिए साहब। थर्स्टन ने 7 पीएमएस दी थी, इन्होंने 2 ग्रुप बना दिए। पहला ग्रुप क्या बनाया? वी एड। वी एड का मतलब शैक्षिक और शाब्दिक कारक, ठीक है ना, शैक्षिक शाब्दिक संख्याएं इसमें आएंगी। और दूसरा काइनेस्थेटिक और मैकेनिक, इसमें आएंगे व्यावहारिक और आपके वो क्या होते हैं, यांत्रिक, ये ओके, व्यावहारिक और यांत्रिक कारक। तो वी एड याद रखना, परीक्षा में पूछ लें तो आपको वी से बनेगा वर्बल, ई से एजुकेटिव, के से काइनेस्थेटिक, एम से मैकेनिकल। हिंदी में वी एड का मतलब होता है शाब्दिक और शैक्षिक कारक, और के एम है व्यावहारिक और यांत्रिक कारक, ये बीच में रखा, गिलफोर्ड के बीच में रखे, नीचे रखा स्पीयरमैन का एस। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। ओके, ये भी मैं आपको इसलिए ले रहा हूँ कि एक वीडियो में मैंने मेरे बुक में भी करेक्शन बताया था आपको, जिन लोगों ने नहीं किया। एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा प्रश्न है, एकदम क्लियर कर लेना आप इसको। मैंने मेरी उत्कर्ष की क्लासेस में इसको बताया, पढ़ाया है, लेकिन चूंकि कई बार क्या होता है कि हम सीक्वेंस उतनी ध्यान दे नहीं पाते, लेकिन बाद में जब देखते हैं ना कितने माइन्यूटली परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम मजबूर होते हैं कि बच्चों को वापस इसी से हम बताएं, एक तरीके से करेक्शन कराएं। क्या है वो बात? गिलफोर्ड ने बुद्धि में कुल तत्वों की कितनी संख्या बताई? तो बहुत कॉमन सी बात है, हम सब जानते हैं। सबसे पहले 120 बताए। कितने बताए? 120, 67 में। फिर 150 हो गए, और फिर 180 हो गए लास्ट में। तो तीनों फिगर याद रखनी है ना। पहला तो कॉमन सा सवाल आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे साहब कौन सा करें परीक्षा में। परीक्षा में 180 करना है। क्या करना है? 180, तीनों आए तो। अगर 180 नहीं आए, ये दोनों आए, तो 150 करना है। अगर 150 180 दोनों ही नदारद हो, तो फिर आपका आंसर 120 हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सी बात है, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। ओके। अब दूसरी बात ये है कि साहब इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं कि एक तो गिलफोर्ड ने सबसे पहले 120 बताए थे। जो 120 तत्व बताए थे वो 3 विमाओं में बांटे थे। कितनी विमाओं में? 3 विमाओं में। और ये जो 3 विमाएं थी, 1 2 3, तो हमने कई जगह और भी पढ़ा होगा आपने कि एक नंबर पे विषय वस्तु को रखा, कभी कभी संक्रिया को रखा। आप आज याद रखना इस बात को कि विषय वस्तु को हम एक नंबर पे नहीं रखेंगे, बल्कि 2 नंबर पे रखेंगे। एक नंबर पे रखेंगे संक्रिया को, प्रक्रिया को, परिचालन को, ऑपरेशन को,
हालांकि सीओपी मॉडल कई जगह पढ़ा जाता है, ठीक है ना, वो सीओपी मॉडल राइट है, सीओपी मॉडल भी दिया जा सकता है, एक बार एक परीक्षा में आ भी गया था। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि इनकी सीक्वेंस जो है उसमें एक नंबर पे विषय वस्तु नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, ऑपरेशंस लेंगे, संक्रिया लेंगे ओ। 2 नंबर पे लेंगे विषय वस्तु या अंतर वस्तु, जिसको बोलते हैं कंटेंट्स, तो सी। और 3 नंबर पे लेंगे उत्पाद या परिणाम, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, तो पी। तो सबसे पहले संक्रिया ऑपरेशंस, उसके बाद विषय वस्तु कंटेंट्स, और फिर उत्पाद प्रोडक्ट, ये क्रम रहेगा। अब चूंकि पहली बार उन्होंने जब दिया था तो आपको पता है संक्रिया विषय वस्तु में बताए थे 4, बीच वाले में 4 हो गए, संक्रिया में थे 5, और उत्पाद में कितने थे 6। अब चूंकि ये 3D है, 3 डायमेंशनल है, तो 4 बीच में आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 6 को आपस में गुणा करें तो 120 बनता है। कितना बनता है 120। ये 1967 में पहली बार 56 में दिया था, 67 में इनका पहला एडिशन था, उसमें पूरी दुनिया ने समझा था, तो 120 तत्व बताए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इनका पहला करेक्शन आया था 1977 में, और 77 में इनका जो करेक्शन आया था उसमें उन्होंने 1977 इसमें उन्होंने विषय वस्तु विमा के जो 4 तत्व थे, BFSS, विषय वस्तु विमा के कितने तत्व थे, 4 तत्व थे, जिनमें एक तत्व जो था बिहेवियरल, सिमेंटिक, सिंबॉलिक, फिगुरल, BFSS, बिहेवियरल, फिगुरल, सिमेंटिक और सिंबॉलिक। ओके, तो ध्यान देंगे उन्होंने इसमें उन्होंने जो फिगुरल आकृत्यात्मक जो तत्व था ना, उसके 2 भाग कर दिए थे, एक ऑडियो, एक विजुअल, एक ऑडिटरी, है ना, दृश्य श्रव्य। तो एक के 2 भाग किए। विषय वस्तु में पहले कितने थे, पहले थे 4, और एक जो आकृत्यात्मक था ना फिगुरल, उसके 2 भाग कर दिए। क्या 2 भाग किए, एक तो वीडियो और एक ऑडियो, विजुअल ऑडिटरी, दृश्य श्रव्य। तो 4 में से 4 के बजाय कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी एक हट गया, और एक हट के फिगुरल हट गया, आकृत्यात्मक हट गया, ठीक है ना। एक हटने के बाद क्या रह गया, एक हटने के बाद उसकी जगह 2 हो गए, तो ये कितने हो गए, ये 5 हो गए। इसलिए 1977 में सबसे पहले था ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में तो पहले ही 5 थे, फिर विषय वस्तु में 4 थे ना, अब 5 हो गए, ठीक है, और उसमें पहले से 6 थे। तो 77 का सीन था 5 गुणा 5 गुणा 6 बराबर 150। ओके, फिर फाइनली 1988 में 1988 में क्या हुआ था, 88 में उन्होंने जो ऑपरेशंस विमा थी उसमें एक तत्व था CCDEM, हमने अपने बच्चों को बताया, ये न्यूमेरिक्स हैं, बताएंगे कभी भी आपको। तो उसमें एक तत्व था मेमोरी। क्या था, मेमोरी, स्मृति। इसमें भी प्रश्न आ चुका है कि कौन से तत्व के 2 भाग किए, तो पहले तो वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ पे विषय वस्तु के कौन से तत्व के 2 भाग किए, तो आप बोलेंगे साहब आकृत्यात्मक के 2 भाग किए, फिगुरल के 2 भाग किए, ठीक है। और यहाँ मेमोरी के 2 भाग किए, स्मृति के 2 भाग किए, कौन कौन से, एक तो रिकॉर्ड, एक रिटेन, एक रिकॉर्ड, एक रिटेन, ये 2 भाग किए। अब चूंकि इसमें पहले से संक्रिया में कितने थे, 5 थे, और अब एक के 2 भाग कर दिए तो 6 हो गए ना। इसलिए 88 में तत्वों की संख्या हो गई सबसे पहले संक्रिया 6, उसके बाद विषय वस्तु में कितने हो गए थे 5, और प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं था तो 6 ही रहे थे। तो 6 गुणा 5 गुणा 6 बराबर ये कितने हो गए थे, ये हो गए थे 180, 180, कितने थे 180, 180। ओके, तो याद रखना 180 फाइनली आपको आंसर करना है, वो नहीं है तो 150 करना है, नहीं तो 120 करना है। लेकिन ये सवाल मैंने क्यों दिया है, इसका रीज़न दूसरा है, वो ये है कि इसमें क्रम पूछा जा सकता है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है क्रम, इसलिए ध्यान रखना। गिलफोर्ड ने बुद्धि में कुल कितने तत्वों की संख्या बताई, तो 4 गुणा 5 गुणा 6 ये 120 होते हैं, ठीक है ना। पर ये क्रम भी सही नहीं है, 5 गुणा 4 गुणा 6 होना चाहिए था, ठीक है। 5 गुणा 5 गुणा 6 ये 150 होते हैं, ठीक है। 5 गुणा 6 गुणा 6 तीसरे में देखिए 180 होते हैं, और चौथे में भी 180 होते हैं। तो हमें आंसर 180 करना है, लेकिन सीक्वेंस ध्यान रखनी है, तीसरे और चौथे में कंपेयर करें आप, तो तीसरे में पहले 5 फिर 6 फिर 6, ठीक है। चौथे में पहले 6, यानी ऑपरेशन पहले है, विषय वस्तु बीच में 5 वाली, और उत्पाद परिणाम प्रोडक्ट लास्ट में, इसलिए राइट आंसर होगा नंबर 4। ये ध्यान रखना आप, सीक्वेंस रहेगी 6 गुणा 5 गुणा 6। और परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न आ चुका है जहाँ पे 120 तत्वों की सीक्वेंस पूछी गई थी, तो 120 तत्वों की सीक्वेंस में 4 गुणा 5 गुणा 6 नहीं करेंगे, बल्कि पहले
प्रक्रिया के 5, फिर विषय वस्तु के 4 और फिर उत्पाद के 6। तो अगर ये वाली चीज़ आती है परीक्षा में तो ये भी राइट है, जब ये ऑप्शन नहीं हो, और ये आएगी तो ये भी राइट है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ चुके होंगे आप। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है। स्टर्नबर्ग के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग करके नवीन आविष्कार करने वाले व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि होती है? तो स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक है, त्रिचापीय मॉडल है। पहली है घटकीय बुद्धि, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। दूसरी अनुभविक बुद्धि, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। और तीसरी संदर्भात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। चौथा सभी। तो ध्यान रखना, इन्होंने 3 चाप जो बताए हैं उसमें पहला है घटकीय। घटकीय बुद्धि का दूसरा नाम है विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्या नाम है? विश्लेषणात्मक। दूसरे नाम से चीज़ें क्लियर होंगी, विश्लेषणात्मक बुद्धि। अनुभविक बुद्धि का दूसरा नाम है सृजनात्मक बुद्धि। और संदर्भात्मक बुद्धि का दूसरा नाम है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि। अब आप ये सवाल आराम से कर सकते हैं। तो अंतर्दृष्टि का उपयोग करके नवीन आविष्कार करने वाले, तो वो तो सृजनात्मक बुद्धि के लोग हो गए ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुभविक बुद्धि। ये सवाल मैंने इसलिए लिया है कि आपको दूसरा नाम परीक्षा में नहीं मिला तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है सृजनात्मक, अनुभविक, यानी पहले से जो है उस अनुभव से कुछ नवीन उत्पाद करें, वो सृजनात्मकता है। संदर्भात्मक व्यवहारिक बुद्धि है। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे आप, घटकीय बुद्धि क्या है? घटकीय बुद्धि जो विश्लेषण में माहिर होते हैं, ठीक है ना, आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, और घटकीय बुद्धि जिनमें होती है वो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बोला है, ये बात ध्यान रखना। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं, गुड स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बेहतर हैं, बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि? घटकीय बुद्धि, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस या विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। अनुभविक बुद्धि वो हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं। क्या हैं? आइडियाज़ हैं, जो इन्वेंटर हैं, आविष्कारक हैं। वो कौन से हो गए? वो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के धनी हो गए, क्योंकि एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का ही दूसरा नाम सृजनात्मक या क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, ऐसा स्टर्नबर्ग ने बोला है। तीसरा, संदर्भात्मक बुद्धि का दूसरा नाम व्यवहारिक बुद्धि है। इसलिए संदर्भात्मक बुद्धि वाले लोग होते हैं जो डेली लाइफ की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। इनको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। क्या बोलते हैं? स्ट्रीट स्मार्ट, यानी दिन प्रतिदिन की समस्याओं में जो बेहतर तरीके से सॉल्यूशन कर देते हैं, उनमें ये वाली बुद्धि होती है, जिसको बोलेंगे संदर्भात्मक बुद्धि। जो आविष्कारक, आइडियाज़ देने वाले होते हैं, उनमें होगी अनुभविक बुद्धि। और जो पढ़ने लिखने में बेहतर हैं, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, उनमें होगी घटकीय बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग की ये बात ध्यान रखना। एक स्टर्नबर्ग की परिभाषा भी है, हमने दी है, वो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी है। एडेप्शन से संबंधित है कि किस तरह से आलोचनात्मक चिंतन के साथ हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ये बुद्धि है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत बुद्धि का सूचना प्रक्रमण का प्रतिनिधि सिद्धांत माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रोसेस ओरिएंटेशन थ्योरी का एक रिप्रेजेंटेशन करता है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, सवाल नंबर 6। ओके, छठा सवाल, ये बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा बुद्धि का एक फेनोटाइप? मेरे जो जो लोग मेरी पुरानी सिखवाल की बुक जिनके पास है, तो कुछ उसमें करेक्शन थे जो मैंने नए वाली बुक में कर दिए। अभी नए वाली बुक के कुछ करेक्शन मैंने एक वीडियो में डाले, और अभी कल या परसों तक मेरी एकदम नई बुक आ जाएगी। तो जिन लोगों ने वो पुरानी बुक ले रखी है उनको नई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अगर चेंज है तो मैं यही वीडियोज़ में बताऊंगा। ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, क्योंकि हमने पहले से इतनी बेहतरीन चीज़ दी है, जिसमें पूरी एनसीईआरटी की, मैं एनसीईआरटी भी कराऊंगा आपको, ठीक है ना, एक एक चीज़ कराऊंगा। एनसीईआरटी भी है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की चीज़ें भी हैं, जिसमें हमने खुद ने, आपको पता है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक लिखी है जो आपकी परीक्षा से पहले पहले पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो वो सब भी शामिल है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो हाँ, पर फिर भी कुछ करेक्शन होते हैं तो आप इन वीडियोज़ के थ्रू कर लेना, क्योंकि इसके लिए फिर आप मेरे को ही नहीं बोलोगे सर हमने वो पुरानी बुक पढ़ी थी 4 साल पहले वाली। नो, ये अपडेट रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। ओके, तो कौन सा बुद्धि का एक फेनोटाइप प्रारूप है? तो याद रखना, बुद्धि ए जीनोटाइप है। क्या है? जीनोटाइप। बुद्धि बी फिनोटाइप है। क्या है? फिनोटाइप। दरअसल याद रखना, बुद्धि ए और बी केवल ये 2 प्रकार बताने वाले थे। हैब। कौन थे? हैब। हैब ने 3 नहीं बताए साहब, कई जगह पढ़ते हैं ना, मेरी सिखवाले वाली बुक में भी हैब और आपके वर्णन दोनों को एक साथ ही लिख दिया, इसलिए 3 बताए, तो वो भी करेक्शन करना है आपको। हैब ने 2 ही बताए, बुद्धि ए और बुद्धि बी। वर्णन ने तीसरा सी भी जोड़ दिया, तो वर्णन ने बताए 3, बुद्धि ए, बुद्धि बी और बुद्धि सी, ठीक है। तो ये वर्णन का सवाल था, फेनोटाइप। तो बुद्धि ए को वर्णन ने नाम दिया जीनोटाइप। क्या नाम दिया? जीनोटाइप। बुद्धि बी को वर्णन ने नाम दिया फेनोटाइप। क्या नाम दिया? फेनोटाइप। और बुद्धि सी को वर्णन ने क्या बोला? वर्णन ने बोला कि बुद्धि सी वह है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है, तो बुद्धि सी है, बुद्धि डी कुछ भी नहीं है। ओके, एक बात। दूसरी खास बात ध्यान रखना, बुद्धि ए जो जीनोटाइप है वो वंशक्रम की उपज है, ये बहुत बार पूछा गया है। बुद्धि ए
किसका परिणाम? वंशक्रम का। बुद्धि बी जिसे हम बोलते हैं जीनोटाइप, वो किसका परिणाम है? वो वंशक्रम और वातावरण दोनों में अंतर क्रिया का परिणाम है। तो फिनोटाइप किसका परिणाम है? ऐसा परीक्षा में पूछें तो बोल देना वंशक्रम वातावरण का परिणाम है। जीनोटाइप किसका रिजल्ट है? तो बोल देंगे केवल वंशक्रम का रिजल्ट है। ठीक है। और बुद्धि सी अलग से, जिसको बुद्धि परीक्षण मापता है। तो ये वाली बात याद रहेगी आपको। ओके, यहाँ सवाल था कौन सा बुद्धि का एक फेनोटाइप प्रारूप है? तो बी। अगर कहते हैं जेनोटाइप प्रारूप है तो ए आंसर होता। कौन सा बुद्धि का वंशक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है? तो भी आंसर होगा बी। कौन सा केवल वंशक्रम का परिणाम है? तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? कौन सी बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण से माप सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बुद्धि सी। दो लोगों के नाम याद रखने, एक तो हैब और दूसरे वर्णन। ओके, सवाल नंबर 7। सातवां सवाल बहुत खास है, जो नए लोग हैं वो सुन लें, समझ लें इसको। AAMD के अनुसार, किसके अनुसार? AAMD के अनुसार बौद्धिक अशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कौन सी श्रेणी की जनसंख्या कुल अशक्त व्यक्तियों का 10% है? ध्यान रखना, AAMD दरअसल क्या है? AAMD अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी, एक संस्था है जो APS से जुड़ी है। DSM-4 कभी आपने सुना होगा, कराऊंगा मैं, बताऊंगा कभी आपको। तो AAMD ने बौद्धिक रूप से अशक्त बालकों की 4 कैटेगरीज बताई हैं। कितनी बताई हैं? 4। और ये हमेशा इंग्लिश के नाम से ध्यान रखना। पहली है माइल्ड, दूसरी है मॉडरेट, तीसरी है सीवियर, चौथी है प्रोफाउंड। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से, समझना इसको। AAMD ने 4 कैटेगरीज बताई हैं। पहली है, 1 नंबर पे माइल्ड, MILD, माइल्ड। 2 नंबर पे मॉडरेट, MODERATE, उसमें लिखा हुआ है मॉडरेट, स्पेलिंग पूरी वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तीसरा है सीवियर, सीवियर, SEVERE, सीवियर। और चौथी कैटेगरी है प्रोफाउंड। कौन सी है? प्रोफाउंड। ये इंग्लिश वाले चारों शब्द याद रखना आप, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड वो होते हैं जो जिनको हल्का सा होता है, मतलब ज़्यादा गंभीर नहीं है, हल्के हैं। इनकी IQ पे प्रश्न आता है, इनकी IQ होती है 55 से 70। ध्यान देना यहाँ पे, 55 से 70। मॉडरेट की IQ होती है 35 से 55, कई बार 35 से 50 भी दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी होगी 20 से 35 सीवियर की, और प्रोफाउंड की होगी 0 से 20। अब इसमें फ़र्क क्या आ सकता है? कई बार यहाँ आप देख सकते हैं 35 से 49 भी दिखा देंगे, ठीक है ना, 50 भी दिखा देंगे, कोई चिंता नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। कई बार ये परीक्षा में 55 से 70 वाली 52 से 67 भी आ चुकी है, मैंने दिया है ये बुक में, ठीक है ना, दोनों कैटेगरी पूरी लिखी है। तो ये जरूर ध्यान रखना आप, इस पर जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो इनकी और भी विशेषताएं हैं। और क्या विशेषताएं हैं? और ये हैं कि साहब सबसे पहले जो माइल्ड होते हैं, माइल्ड वाले जो हैं, पहले वाले माइल्ड वाले, वो क्या हैं? वो पूरी दुनिया में 85% है, यानी पूरी दुनिया में मंदबुद्धि बच्चों में 85% केवल माइल्ड है। मॉडरेट 10% है। सीवियर, तीव्र तीव्र मंदन वाले, जिनकी बुद्धि लब्धि 35 से कम है, ठीक है ना, वो हैं 20 से 35 है, वो हैं 3.5%। ध्यान रखना इस फिगर को, ये फिगर बहुत बार पूछी जाती है, 85, 10, 95, 3.5। और लास्ट वाले प्रोफाउंड होते हैं 1.5%, 1.5%। ध्यान रखना, इनकी खास बात है कि ये जो लास्ट वाले प्रोफाउंड होते हैं, ये आपने कभी सुना है ना, कस्टडियन, ठीक है, एडुकेबल, ट्रेनेबल। तो पहली जो 2 कैटेगरी है, पहली दो कैटेगरी के बच्चे क्या हैं? एडुकेबल हैं, शिक्षण योग्य हैं। ये अपने रीट में भी पूछा जा चुका है, शिक्षण योग्य, यानी इनको पढ़ाया जा सकता है। तो शिक्षण योग्य की कैटेगरी की IQ कितनी हो जाएगी? 50 से ऊपर हो जाएगी। 55 से ऊपर आए तो भी ठीक है, 55 से 70, 50 से 70 तो भी ठीक है। तो ये प्रश्न वहीं से लिया गया था, इनको पढ़ाई की जा सकती है। क्योंकि माइल्ड जो लोग होते हैं ना, उनमें 11 साल के बच्चे जितना मेंटल एज होती है उनकी, ये 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ सकते हैं। और ये जो बीच वाले मॉडरेट हैं, 2 नंबर वाले, मॉडरेट कौन होते हैं? मॉडरेट की मतलब 7 वर्ष तक की मानसिक आयु रहती है, पूरी मेरी बुक में है, आप देख लेना उसको। ये पहली दूसरी क्लास तक पढ़ सकते हैं, इसका मतलब ऊपर वाले दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे जो हैं सीवियर, सीवियर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सीवियर की जो मेंटल एज है वो 4 साल के बच्चे जितनी होती है। पर इनमें एक खास बात होती है कि ये अपने आप को संभाल सकते हैं। गामक कौशल इनके नहीं, माफ़ करें, इनके इनके गामक कौशल बेहतर नहीं होंगे, इसलिए ये संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। लेकिन इनके इमोशंस होते हैं, इनकी वो सॉरी सेंसेस काम करते हैं, संवेदनाएं काम करती हैं, इसलिए इनको गर्म ठंडे का पता लगता है।
पर फिर भी अपने आप से स्वतंत्र रूप से ये चल फिर नहीं सकते, सीवियर। और प्रोफाउंड क्या होते हैं? प्रोफाउंड में न तो सेंसेस काम करते हैं और न ही गमक क्रियाएं, स्किल्स काम करती हैं, ना चल फिर सकते हैं और ना ही ये आग के पास बैठे हैं तो जल सकते हैं, इसलिए इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो तीसरे और चौथे दोनों जो है ना, उनके लिए बोलते हैं कि साहब इनको क्या करना पड़ता है, इनको संरक्षण में रखना पड़ता है, इसलिए इनको संरक्षण योग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरक्षण योग्य। ओके, चलिए, तो ये सवाल क्या था वापस देखें आप। सवाल नंबर 7, बौद्धिक अशक्तता की कौन सी श्रेणी 10% है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये 85% है, दूसरी 10% है, तीसरी 3.5 है और चौथी 1.5 है। तो सही जवाब हो गया मध्य मंदन, मॉडरेट। पर ये याद रखना 4 शब्द, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ओके, सवाल नंबर 8। ओके, ये सवाल मैंने दिया है, एनसीईआरटी में है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में। यानी बिने साइमन ने एक परिभाषा दी है बौद्धिक रूप से मंद जो बच्चे हैं उनकी। तो परिभाषा क्या दी उन्होंने? बिने व साइमन के अनुसार बौद्धिक मंदता वाले बच्चों की कालानुक्रमिक आयु से मानसिक आयु कितनी कम होती है? तो दो कालानुक्रमिक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज। कौन सी एज? क्रोनोलॉजिकल एज। और मानसिक आयु है मेंटल एज। कालानुक्रमिक आयु वो है जितने साल के बच्चे हो गए इस दुनिया में आने के बाद, कितना टाइम हो गया, ठीक है, और कितने सवालों के जवाब देंगे, वो मानसिक आयु, मेंटल एज है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोला कि एक्चुअली उनकी वास्तविक जो आयु है ना, शारीरिक आयु, उससे मानसिक आयु कम होगी, तभी तो वो बौद्धिक रूप से सख्त होंगे। पर कितनी कम होगी? इसका सही जवाब है 2 वर्ष। याद रखना, बिने व साइमन ने बौद्धिक रूप से मंद बालकों की परिभाषा दी है, और वो परिभाषा उन्होंने ये दी कि सब ऐसे बालक जिनकी कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु या शारीरिक आयु मानसिक आयु से 2 वर्ष कम होती है, वो बौद्धिक रूप से मंद बालक होते हैं। ओके, सवाल नंबर 9। ओके, 130 या अधिक बुद्धि लब्धि वाले 1500 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अनुदैर्ध्य विधि लॉन्गिट्यूडिनल मेथड से अध्ययन करने वाले कौन थे? विलियम स्टर्न, लेविस टर्मन, केटल या फिर सी एच राइस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, लेविस टर्मन। यहाँ पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण और बताता हूँ, यानी टर्मन ने 1925 में एक अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? जो 130 प्लस IQ वाले व्यक्ति थे उनका, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या थी 1500। इस पे उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले थे दरअसल, ठीक है ना। तो टर्मन के नाम से पढ़ भी चुके हैं आप, मेरे पहले वीडियो, पुराने वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना, उनमें हम सब बता चुके हैं। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, टर्मन, बुद्धि लब्धि शब्द पहली बार दिया था स्टर्न 1912, सूत्र दिया था स्टर्न, संशोधन टर्मन, ठीक है। केटल वो थे जिन्होंने उसमें पर्सनैलिटी में भी पहली बार फैक्टर एनालिसिस लागू किया था, और यहाँ केटल संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। सी एच राइस वो हैं जो हिंदुस्तानी विनय कहलाते हैं, जिन्होंने भारत में 1922 में पहली बार लाहौर में बुद्धि परीक्षण किया था। ओके, लेकिन एक बात जो आपको बतानी है कि कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, एक है क्रॉस सेक्शनड मेथड। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विधि, और उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अनुदैर्ध्य विधि या लॉन्गिट्यूडिनल मेथड क्या होता है? जिसमें हम एक ही समूह का, यानी या तो किसी एक व्यक्ति, एक बालक का, या जैसे इन्होंने एक समूह बनाया 1500 बालकों का, तो एक समूह हो गया ना। इन 1500 बालकों का इन्होंने बहुत सालों तक अध्ययन किया, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, शिशुअवस्था में, तो कई सालों तक अध्ययन किया ना, तो एक ही समूह का अध्ययन किया, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विधि, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। और जिसमें एक समय में एक समूह का अलग अलग समय पर अध्ययन करने वाला तो लॉन्गिट्यूडिनल हो गया, अनुदैर्ध्य हो गया। और जिनका एक ही समय में अलग अलग लोगों का अध्ययन करना, एक ही समय में अलग अलग समूह का अध्ययन करना, वो कहलाता है अनुप्रस्थ काट। क्या कहलाता है? परीक्षाओं में आ चुका है बहुत बार ये, अनुप्रस्थ काट विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शनड। आप तो इंग्लिश वाला याद रखना, लॉन्गिट्यूडिनल लंबे समय तक एक का ही अध्ययन करना, और क्रॉस सेक्शनड वो है जिसमें एक ही समय में अलग अलग समूह का अध्ययन करना। ओके, तो इसका सही जवाब हो गया लेविस टर्मन। आखिरी सवाल आज का, थॉर्नडाइक ने कौन सी बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहा है? मेरी पुरानी किताब में भी, मुझे नहीं पता सिखफाल में क्या था, पर अगर है तो वहाँ करेक्शन कर लेना आप। ये प्रश्न मैंने इसे ले लिया है कि थॉर्नडाइक की ने कौन सी बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहा है? अमूर्त बुद्धि को, या मूर्त बुद्धि को, या सामाजिक बुद्धि को, या कोई नहीं? सही जवाब है मूर्त बुद्धि ने कि सामाजिक बुद्धि, ये ध्यान रखना। इसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोला। यानी थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए थे ना बुद्धि के, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो सही जवाब हो जाएगा मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक किसको बोला? मूर्त बुद्धि। ओके दोस्तों, साथियों, बच्चों, दिल लगा के पढ़ना, बहुत मेहनत करना, और मैं आपके साथ हूँ, चिंता नहीं करें। बीच में एक दौर था जो गुजर गया,
अब ऐसा नहीं होगा, परीक्षा तक अपन साथ रहेंगे। मैं बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा रोज़। आज के लिए बस इतना ही, बहुत रात हो गई है। ओके, गुड नाइट, बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।